नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 सितंबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम डिस्कस करने वाले हैं? 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं दोस्तों। एक तो बेसिकली यहाँ पे वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ वेदर वल्नरेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे वुमेन कैसे डिसएडवांटेजेस कंडीशन पहुंच जाती हैं, खासकर इमर्जिंग कंट्रीज में। इस बात को लेके एक आर्टिकल है। उसके साथ साथ जीएसटी इन्फ्लोस को लेके एक आर्टिकल है। फेडरलिज्म और टायर्ड गवर्नेंस को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। तो एडिटोरियल में 3 आर्टिकल्स हैं। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो आदित्य L1 को लेके एक डिटेल्ड आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल मुझे आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा। ये जो टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है ना द हिंदू में, इसमें 2-3 आर्टिकल छपते हैं, वो काफी अच्छे होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो मैं जरूर आपके लेके आऊं। तो आदित्य L1 किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन कौन से पेलोड है, ये क्या करेगा, इस प्रकार के ऐसे कौन से पहले इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। उसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का, लेसाइड प्रिंसिपल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली फ्रांस से एक न्यूज निकल के आई है कि अबायास को बैन किया गया है। तो ये फ्रेंच प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या कहता है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बातचीत करेंगे। उसके बाद विक्रम लैंडर को स्लीप में डाल दिया और विक्रम लैंडर ने रिसेंटली एक लूनर हॉप किया है। क्या होता है ये लूनर हॉप, दुनिया का सबसे पहला लूनर हॉप कब हुआ था, इन सब चीजों को यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल है टेलीकॉम फर्म सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डिवाइडेड ओवर सिलेक्टिव बैन ऑन एप्स। रिसेंटली दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक पॉसिबिलिटी को फ्लोट किया है, जहां पे यह बोला गया है कि मुसीबत के समय पे स्ट्राइफ टॉन केओटिक इलाके में हम सेलेक्टिव एप्स की बैनिंग कर सकते हैं। अब सेलेक्टिव बैनिंग ऑफ एप्स को लेके अलग अलग प्लेयर्स का अलग अलग बोलना है। कुछ पॉजिटिवली बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिवली बोल रहे हैं। क्या कौन बोल रहा है, इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के 7 टॉपिक्स हम लोग बहुत डिटेल में यहां पे बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई दोस्तों। जिन जिन बच्चों ने मुझे टीचर्स डे की विशेष भेजी है, जिसने नहीं भी भेजी, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उनके बच्चे उनसे पढ़ के कुछ ना कुछ सीखें। टीचर्स डे के ही मौके पे यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स में मैंने एक एक्स्ट्रा 8% का डिस्काउंट यहाँ पे एक्टिव कर रखा है। अभी तक इतना बड़ा डिस्काउंट चैनल पे नहीं दिया गया और आगे कम ही दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को केवल आज भर के लिए अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज है। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का एक नया कोर्स लाइव कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मेरा रेगुलर आप कह लो मेंटरशिप का कोर्स चल रहा था, इस मेंटरशिप के कोर्स में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर ये जो एथिक्स वाली सीरीज आप चला रहे हैं, इस एथिक्स वाली सीरीज को आप सेपरेटली प्रोवाइड कर लीजिए। जो फोल्डर था एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का, क्योंकि इसमें सब कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर कोर्स को मैंने यहाँ पे अलग से लॉन्च कर दिया, एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूला। ये कोर्स पब्लिश हो चुका है। मेंटरशिप ऐप में जाके मेरी वेबसाइट www.harshiddedi.com पे जाके, या मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन एंड्रॉइड iOS दोनों पे अवेलेबल, इसके स्टोर सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा मेंटरशिप कोर्स नहीं लेना चाहते, केवल एथिक्स टू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मुलाज की सीरीज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है। तो आप चाहे तो जाके ले सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। एडिटोरियल एनालिसिस का जो पहला आर्टिकल है वो है इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई, जेंडर इक्वालिटी और इन्वायरमेंटल गोल्स आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग एंड क्रिएटिंग अ वर्चुअस साइकिल दैट विल एक्सेलरेट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भाई क्या है यहाँ पे, क्या बोलने की क्या कोशिश की जा रही है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की 2021 की समिट में बोला गया था कि चाहे इन्वायरमेंटल गोल्स को पूरा करना हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करनी हो और उसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी लेके आनी हो, ये दोनों गोल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इन्वायरमेंट और जेंडर इक्वालिटी ये क्या आप मैच करा रहे हो? ठीक है ना, इन्वायरमेंट एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी एक सोशल फैक्टर है। तो भाई देखिए पिछले कुछ महीनों में, और इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकल के आई जहां पे ये बोला है कि इंडिया के वो इलाके जहां पे वेदर पैटर्न्स बहुत ज्यादा खराब हैं, वहां पे लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट लीस्ट है। तो भाई देखिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़ी हुई है, जेंडर इक्वालिटी के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है वो इस आर्टिकल के एंड तक आज आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है ना, बड़ा ही प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज इसके ह्यूमंस के लिए। और आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बन के, ग्लोबल चैलेंज बन के उभरा है कौन? क्लाइमेट चेंज। जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के वो बदलते हैं लोकेशन के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी 2019 की क्या बोलती है कि 2030 तक 2.2% जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं वर्ल्ड वाइड,
ये लॉस्ट हो जाएंगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, प्रोडक्टिविटी लॉस इक्विवेलेंट टू 80 मिलियन फुल टाइम जॉब्स। तो मतलब ओवरऑल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2019 की स्टडी ये बोलती है कि हाई टेम्परेचर के चलते, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, 2030 तक जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं दुनिया भर के, वो 2.2% कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और इसके चलते 8 करोड़ फुल टाइम जॉब्स यहां पे कॉम्प्रोमाइज होंगी। यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में हाईलाइट किया था कि सारे जेंडर्स में, मेल हो फीमेल हो, वुमेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर की भी आप बात करो, सबसे ज्यादा वल्नरेबल वुमेन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज में व्हेन कंपेयर टू वुमेन। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर से भी ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में पहुंच जाती हैं वुमेन, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, लो इनकम कंट्रीज में। पूरी दुनिया भर की वुमेन्स कहीं ना कहीं सीवियर रिस्क फेस करती हैं अपनी हेल्थ को, अपनी सेफ्टी को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। लेकिन वुमेन जो कि डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड इलाकों में रहती है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को ये यूज करती हैं ऑन लेबर इंटेंसिव वर्क। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि वुमेन ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, ज्यादा पॉवर्टी से गुजरती हैं व्हेन कंपेयर टू वन। उनके सामने सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं और वो सक्सेप्टेबल हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज के चलते। जो वुमेन है लो इनकम हाउस होल्ड्स की, वो भी बहुत ज्यादा रिस्क पे, क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर फूड, वाटर एंड अदर होमली अनपेड वर्क। क्लाइमेट क्राइसिस के चलते ज्यादा टाइम और एफर्ट जरूरी है बेसिक नेसेसिटीज को ऑब्टेन करने के लिए। रूरल वुमेन को शोल्डर करना है बर्डन ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, एडिक्वेट कुकिंग फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर देयर फैमिलीज। तो वुमेन हैव टू शोल्डर द बर्डन ऑफ क्लीन वाटर, मतलब साफ पानी भी उनको चाहिए, भाई कुकिंग करनी है, कुकिंग फ्यूल भी उनको लेके आना। तो कई बार क्या है कि कुकिंग फ्यूल का इंतजाम भी उनको ही करना पड़ता है, गोबर पात के कंडे बनाने पड़ते हैं, फिर उस कंडे को जला के वो खाना बनाती हैं। उसके चलते खाना बनाते वक्त जो कंडे को जलाने के चलते, उसकी इम्प्रॉपर बर्निंग के चलते, जो भी आप कह लो नाइट्रोजनस वेस्ट, आप कह लो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में जो गैसेस निकलती हैं, वो वुमेन की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है ना। न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो ज्यादातर अच्छा खाना घर के मर्दों को दिया जाता है, वुमेन वहां पे भी डिसएडवांटेज रहती हैं। तो बेसिकली वुमेन इंक्रीज रिस्क पे है हेल्थ और सेफ्टी के, क्योंकि डेली के बेसिस पे उनको वाटर और फ्यूल कलेक्ट करने के लिए लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज का एक डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट देखने को मिलता है रूरल वुमेन के ऊपर। जो वुमेन है लो इनकम कंट्रीज में, प्रिडोमिनेटली साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में, इनको एंगेज करना पड़ता है क्लाइमेट वर्नरेबल ऑक्यूपेशंस में, जैसे फार्मिंग में, दूसरे प्रकार के लेबर इंटेंसिव वर्क। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 60% वर्किंग वुमेन साउदर्न एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं और उनको अंडर पे किया जाता है, कम पैसा दिया जाता है और काम में उनसे दबा के लिया जाता है। ये वुमेन बैकबोन है फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स की, और बैकबोन होने के बावजूद, एग्रीकल्चर में एक मेन रोल प्ले करने के बावजूद, केवल 10% लैंड जो कि फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है वो इन वुमेन द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है ना। ये सब बातें यहां पे ओरल भरी जा रही हैं। फिर यूएन की स्टडी के हिसाब से ये बोला गया कि 80% ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आर वुमेन एंड गर्ल्स। क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से जितने भी लोग डिस्प्लेस होते हैं उसमें 80% वुमेन है और गर्ल्स हैं। खासकर वुमेन जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज की हैं, उनको खासा कर मुसीबत देखनी पड़ती है नेचुरल डिजास्टर्स के समय पे, क्योंकि जब वुमेन अपरूट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, देन दे आर वेरी मच सब्जेक्ट टू प्रिजुडाइस एंड एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जांपल, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया 2015 में, भूकंप आया, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के हिसाब से पता ही चला कि वुमेन की ट्रैफिकिंग बढ़ गई, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई, फ्लैश ट्रेड में यहाँ पे जबरदस्ती ढकेला गया वुमेन को, नेपाल से ले जाके वुमेन को दूसरी कंट्रीज में फ्लैश ट्रेड में लगाया गया। उनके खिलाफ जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ा, उनका एम्प्लॉयमेंट के प्रति एक्सेस घटा, एजुकेशन के प्रति एक्सेस घटा, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो उनको मिलती थी वो यहाँ पे कम हुई, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की फैसिलिटीज कम हुई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनका यहाँ पे कम हुआ। तो बेसिकली जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं अगर एनवायरमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो। वुमेन देखिए एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में बड़ा हिस्सा बनाती, खासकर इमर्जिंग कंट्रीज में। क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट कर रहा है निगेटिवली, ये सब जानते। हीट स्ट्रेस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को इंपैक्ट करता है। हीट वेव के चलते भाई आप कह लो बॉडी में एक आपके मतलब अनइजीनेस, बहुत ज्यादा हीट में काम करना, तो बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आता है, तबियत वगैरह खराब होती है। और साउथ एशिया और अफ्रीका में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व वुमेन है वो खासा नाराज है, खासा परेशान है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, और ये सब प्रॉब्लम की बस शुरुआत है। आगे आने वाले समय में क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, और ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस सबसे पहले अपफ्रंट वुमेन को
झेलने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी तीनों की ही कमी है। प्लस वुमेन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनके पास क्वालिटी इनपुट्स का एक्सेस नहीं है, लो एजुकेशन है, टेक्निकल नॉलेज है नहीं, तो ये वुमेन फार्मर्स डिसएडवांटेज हैं, ये वुमेन लेबरर्स वल्नरेबल है और सीरियसली इंपैक्टेड। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वाटर स्कॉर्सिटी के साथ साथ फ्लडिंग की समस्या भी बहुत सी जगहों पे देखने को मिलती है, जिसके चलते वुमेन की जो प्रॉब्लम्स है वो और एक्साकर्बेट होती हैं। ठीक है ना भाई। तो जो क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स हैं ये पर्टिकुलरली बढ़ा सकते हैं पॉवर्टी को, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं वुमेन में। क्लाइमेट चेंज वुमेन की इनइक्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ, अब तक आपको यहां पे समझना चाहिए। एस्टिमेट्स के हिसाब से 13 करोड़ लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं 2050 तक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिस्क, नेचुरल डिजास्टर, फूड इन्फ्लेशन। और इसमें वुमेन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत हद तक इस क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट्स में वुमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो रही है। अब जब बात आती है क्लाइमेट के साथ लड़ने की, क्लाइमेट के चलते होने वाले नुकसान के बारे में तो हमने बहुत देखा, बट अगर हम क्लाइमेट के साथ लड़ाई करें तो यहां पे क्या कर सकते हैं। तो भाई देखिए, जब बात आती है क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने की, तब भी वुमेन बहुत कुछ ऑफर कर सकती है। आप एक वुमेन के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर वुमेन तक पहुंचा सकते हो। अगर हमें क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिलिएंट होना तो वुमेन के रोल को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट है उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बढ़ाना, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्राउंड लेवल बढ़ाने में वुमेन इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में वुमेन ही आती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे सेवा का एग्जाम्पल लिया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये वुमेन फार्मर्स को सिखाता है कि कैसे शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स के साथ लड़ना है, कैसे अपने आप को बेटर फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट ग्रुप्स बना के एक दूसरे को एजुकेट करना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज के साथ लड़ा जा सके। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में ऑल लेवल्स पे, इसको भी इंश्योर करना है ताकि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर सके और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को बढ़ा सके, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स के एवेन्यूज वुमेन को अवेलेबल करवा सके। ठीक है भाई। तो ये सारी बातें वुमेन एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बताई गई। आगे चलते हैं। अब चूंकि भाई आज है 5 सितंबर, तो अगस्त में जितना जीएसटी कैलकुलेट हुआ उसका डाटा भाई यहाँ पे निकल के आ चुका। तो जो जीएसटी रेवेन्यूज हैं, पहले जो 5 महीने हैं 2023-24 के, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये लगभग कितना है, ये पिछले साल के रिस्पेक्ट में 11.3%, मतलब 2022-23 के पहले 5 महीनों के रिस्पेक्ट में 2023-24 के पहले 5 महीनों के जीएसटी रेवेन्यूज 11.3% ज्यादा है। एवरेज मंथली किटी कितनी है, 1.66 लाख करोड़ की, जो कि पिछले साल 1.5 लाख करोड़ के लगभग थी। और इस बार की किटी 1.66 लाख करोड़ क्यों दिख रही है, रीजन बीइंग इस बार अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन हुए ना वो लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए के हैं। ठीक है भाई। अगर जुलाई अगस्त की बात करो तो जो ग्रोथ है जीएसटी किटी की राइज में पिछले साल के रिस्पेक्ट में, जुलाई के लिए 10.8% है, अगस्त के लिए 10.76% है। जुलाई 2021 के बाद से अब तक का ये सबसे धीमा इंक्रीज आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। जुलाई में जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हुए उसका जीएसटी कॉम्प्लायंस हुआ अगस्त में। अगस्त में 1.59 लाख करोड़ के आप कह सकते हो यहां पे जीएसटी कलेक्शंस हुए हैं। जुलाई में लगभग हुए थे 1.65 लाख करोड़ के। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। अच्छा, अगस्त में 3% जो इंक्रीज है, देखिए अब क्या है, जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स की वजह से जो जीएसटी किटी का राइस है वो 3% यहां पे बढ़ा है। ओके। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस और सर्विसेज से जो जीएसटी किटी का जो राइज है, कलेक्शन है, वो 13.8% बढ़ा है, जो कि जुलाई के 15.1% की ग्रोथ से कम नजर आ रहा है। और जो फेस्टिव सीजन है इसने ग्रोथ को यहां पे बोला है रेवेन्यू सोर्सेज में। देखिए फेस्टिव सीजन की वजह से ही डोमेस्टिक मार्केट में और आपका सर्विसेज इंपोर्ट्स में ये जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ने को मिल रहा है, चूंकि फेस्टिव सीजन है तो खर्चा वगैरह यहां पे ज्यादा करेंगे। हालांकि हाई इन्फ्लेशन, महंगाई भी ओवरऑल हो सकती है एक वजह जीएसटी कलेक्शन के बढ़ने की, और इस जीएसटी कलेक्शन में महंगाई भी इंक्लूडेड है। ओके, ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही हैं। अब ई इनवॉइसिंग का जो इंपैक्ट है फर्म्स के ऊपर, रिसेंटली सरकार ने ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी की उन कंपनीज के लिए जिनका ओवरऑल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ई इनवॉइसिंग होता क्या है कि जो बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस होती हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस ने जो दूसरे बिजनेस को इनवॉइसेस प्रोवाइड किए हैं वो बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड किए हैं, और इन इनवॉइसेस को ऑथेंटिकेट किया जाता है जीएसटीएन नेटवर्क के द्वारा। तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस में जो फेक इनवॉइसेस बनती थी और ओवरऑल इनके बेसिस पे जो फेक इनपुट क्रेडिट लिया जाता था वो सब यहाँ पे फ्रॉड वाला
फर्जीवाड़ा हट जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस में ई इनवॉइसेस जनरेट होंगी और उनको ऑथेंटिकेट किया जाएगा जीएसटी नेटवर्क के द्वारा, तो जीएसटी कॉम्प्लायंस बढ़िया हो जाएगा, फेक इनवॉइसेस की फाइलिंग यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ई इनवॉइसेस का इंपैक्ट इस महीने से, अगस्त के महीने से और आगे के महीनों में देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना भाई। फेस्टिव इफेक्ट कितना ज्यादा बढ़ा है ये आगे आने वाले 2 महीनों में पता चलेगा, क्योंकि दशहरा दिवाली सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। जीएसटी रेवेन्यूज की ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री कुछ बेहतर ही होती नजर आ रही है, क्योंकि क्रैकडाउन किया सरकार ने इवेजन, जीएसटी इवेजन और फेक रजिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जो इनिशियल ईयर्स में जीएसटी को लेके जो डूम था, जो अंदर आप कह लो गुस्सा था या फिर कह लो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही, जो कि जीएसटी कलेक्शंस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर इंप्रूव्ड कंडीशन के अंदर सरकार को और जीएसटी काउंसिल को एक मौका मिलता है, एक विंडो मिलता है कि वो सिंप्लीफाई कर सके और रैशनलाइज कर सके कॉम्प्लेक्स मल्टीपल जीएसटी स्ट्रक्चर को। जीएसटी काउंसिल ने 2021 में जो बोला था कि हाँ भाई जीएसटी स्ट्रक्चर को आप थोड़ा रैशनलाइज करिए, स्टेबलाइज करिए, वो यहां पे देखने को मिल सकता है। पिछले साल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिकेट किया कि जो रेट रिजिग है, मतलब 5%, 12%, 18%, 28%, ये जो रेट्स हैं जीएसटी के, इनको थोड़ा बहुत चेंजेस करने की जरूरत है, 0.01%। तो पहले तो ये बोला कि भाई जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाता तब तक रेट के साथ छिड़कान करना ठीक नहीं है। अब चूंकि इन्फ्लेशन हल्का फुल्का सबसाइड हो चुका है और जीएसटी कलेक्शंस यहाँ पे तगड़े हो रहे हैं, तो बेसिकली इस रेट रिजिट को फिर से यहाँ पे सोचा जा सकता है। बट इलेक्शंस वगैरह भी आने वाले, तो सरकार अभी के लिए स्टेप लेगी नहीं लेगी पता नहीं है। एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया गया था एक नया रेट स्ट्रक्चर बताने के लिए, अब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना अभी भी बाकी है। अभी भी रेट रेशनलाइजेशन को लेके जीएसटी की 5, 12, 18, 28% को बदलने के लेके ज्यादातर कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है भाई। तो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद होगा, तो बेसिकली इलेक्शंस का इंतजार करके अगर हम यहाँ पे रेट रेशनलाइजेशन करेंगे, बदलेंगे, तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह को छोड़ के टैक्स रेट चेंजेस, रेट रेशनलाइजेशन और रिजेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शंस काफी स्टेबलाइज और रैशनलाइज होते हमें नजर आ रहे हैं। फिर आगे आ जाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। भाई देखिए, मल्टी टायर्ड गवर्नेंस सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है। केंद्र की सरकार यहां पे बोल रही है कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, लोकसभा के इलेक्शंस हो, उसी समय पे बेटर रहेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हो जाएं। और ये सरकार लंबे समय से बोल रही, सरकार का लॉजिक ये है कि राज्यों के इलेक्शंस अलग होते हैं और पार्लियामेंट्री असेंबलीज के इलेक्शंस अलग होते हैं। कई कई बार में एक साल में किसी 2 स्टेट में इलेक्शन है, अगले साल में किसी 3 स्टेट में इलेक्शन है, तो इतने सारे अलग अलग इलेक्शंस करवाने के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा बिजी रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतना स्टाफ भी नहीं है, गवर्नमेंट से स्टाफ बुलाना पड़ता है, इसमें खर्चा ज्यादा जाता है, हमेशा पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती रहती है, डिविजिव पॉलिसीज बनाई जाती रहती हैं। तो बेटर यही रहेगा कि एक समय पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हो उसी समय पे बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी इलेक्शन करवा लो। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको ऐसा करना है तो कुछ राज्य की सरकार का जो असेंबली का टेन्योर है वो आपको पहले खत्म करना पड़ेगा। अब इस बात को लेके बहुत सारी राज्य की सरकारें नाराज हैं, जितने भी इंडिया ये कह लो पॉलिटिकल कोलिशन को फॉलो कर रहे हैं वो नाराज हैं। इनफैक्ट ये एमके स्टालिन साहब तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट के ओपन रोज ही अक्सर कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है? ऑथर यहां पे बोल रहा है कि देखिए, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनका पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश और सिक्किम, इनके साइमल्टेनियसली असेंबली और पार्लियामेंट्री पोल्स होते हैं। लेकिन कुछ राज्यों के साथ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि पहले, अब देखिए क्या था, शुरुआत में जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते थे उसी समय पे राज्य की सरकार के इलेक्शंस हो रहे थे, बट कुछ राज्य की सरकारें प्रिलिमिनरी तौर पे डिसॉल्व हो गई, तो उनकी जो इलेक्शन साइकिल है वो बदल गई। अब अगर आपको इलेक्शन साइकिल को फिर से सिंक्रोनाइज करना है, तो किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के टेन्योर को आपको प्रीमेच्योर तौर पे खत्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल यहां पे गलत है। समझ के बात को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन के एथोज में आप ये नहीं कर सकते कि बस इलेक्शन साइकिल को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप ओवरऑल इलेक्शन के बेसिस पे चुनी गई डेमोक्रेटिक सरकार को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप प्रिलिमिनरी बेसिस पे खत्म करो। दिस इज नॉट राइट। तो यह बातें यहां पे बोली जा रही हैं। The proposal speaks of the need of simultaneous elections as a cost-cutting exercise, allowing voting in parliamentary assembly, municipal and पंचायत elections in one go. But यहाँ पे एक फ्लॉड है, नोशन है। फ्लॉड नोशन क्या है कि भैया देश हमेशा कैंपेनिंग मोड में ही रहता है, लेकिन भाई बात यह है कि अगर आप साइमल्टेनियसली इलेक्शन कंडक्ट करवाओगे तो खर्चा उसमें भी होगा, हो सकता है थोड़ा कम खर्चा हो, बट ओवरऑल कोई बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग आप नहीं कर पाओगे। और ये जो रेगुलर इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं लोगों को रेगुलरली इस बात का मौका देते हैं कि वो समय समय पे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन को सामने रख सके। एक ही समय पे सारा इलेक्शन कंडक्ट करवा देना, उसमें लहर के हिसाब से ओवरऑल एक ही आदमी ज्यादा जीत सकता है,
वो पर्टिकुलर आइडिया ठीक नहीं है, और आज के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर को आपको प्रिलिमिनरी बेसिस पे खत्म करना पड़ेगा। आई होप चीजें क्लियर है। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चाहे तो ऑफर कर सकते हैं दोस्तों। 8% का डिस्काउंट जारी है आज टीचर्स डे के मौके पर, और उसके साथ साथ एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूला सीरीज का एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो उसको टेकअप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एनालिसिस पे आ जाते हैं आदित्य L1 की फंक्शन। अब आदित्य L1 की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो भाई देखिए, जब हम लोग आग के पास होते हैं दोस्तों तो हम लोग गर्म महसूस करते हैं, जैसे जैसे हम आग से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो गर्मी है वो कम होती जाती है। सन के साथ दोस्तों नहीं है ऐसा। सन आग का गोला है, तो जितना हम सन के पास होंगे उतनी गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, और जितना सन से दूर है उतनी गर्मी कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सन बेसिकली एक सूप है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, और बाकी आयंस इसके मिक्स हैं सोलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है ना, सन की सरफेस के बाहर जो 10 से 20 सोलर रेडियाई का जो इलाका है ना, जिसको आप सोलर कोरोना एटमॉस्फेयर ऑफ द सन बोलते हो, वहां पे जो टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ डिग्री में है। अगर आप सरफेस ऑफ द सन की बात करो तो टेम्परेचर है 5600 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन जो सन का कोरोना है, जो कि सन के सरफेस के बाहर आता है, वहां पे टेम्परेचर है 2 मिलियन डिग्री, मतलब 20 लाख डिग्री। तो इस बात को लेकर साइंटिस्ट थोड़ा सा अचंभित हैं कि भाई, अगर नॉर्मल रिस्पेक्ट में बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करो तो जितना आप गर्मी के पास आओगे उतनी गर्मी तेज लगेगी, उतना ज्यादा जलाएगी, जितना दूर जाओगे उतना कम गर्मी लगेगी, उतना कम जलाएगी। सन के साथ ये एनॉमली क्यों है? अब कुछ हद तक एनॉमली बोलना है दीपांकर बनर्जी साहब का, उनको पता है, डायरेक्टर है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस के, और कुछ इनका ये बोलना है कि जवाब आदित्य L1 लेके आएगा, जब आदित्य सन के डायनेमिक्स को स्टडी करेगा, सोलर वेरिएबिलिटी के इंपैक्ट को स्टडी करेगा, किस प्रकार से सोलर रेडिएशन और सोलर कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स अर्थ के और स्पेस के वेदर को इंपैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर आदित्य को L1 पे प्लेस किया जाएगा, L1 पॉइंट पे। इस L1 पॉइंट को मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंजे द्वारा पॉइंट आउट किया गया था, बनाया गया था। ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां पे ओवरऑल अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाती है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रह के जब ये चक्कर काटता है अर्थ के चारों तरफ, तो आप उसको फिर हेलो ऑर्बिट बोलते हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई स्पेसक्राफ्ट प्लेस्ड है तो वो लगातार सन को कंटिन्यूअसली देख पाएगा, कोई भी सोलर इक्लिप्स जैसी सिचुएशन बनती नहीं मिलेगी। और ये जो L1 है, इस L1 पे ऑलरेडी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का जो सोहो ऑब्जर्वेटरी है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, ऑलरेडी वहां पे पेस्ट है, सन और सन के डायनेमिक्स को स्टडी कर रही है। अब इस सोहो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहुंच रहा है यहाँ पे आदित्य L1, जो कि अनरावल करेगा मिस्ट्रीज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ सन को। 2 सितंबर को आदित्य L1 को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया। 5 ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स इसके होंगे, और उसके बाद एक स्लिंग शॉट के थ्रू उसको L1 पॉइंट पे भेजा जाएगा। लगभग 4 महीने की जर्नी है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो जो हेलो ऑर्बिट है L1 के पास, यहाँ पे इसको रखा जाएगा। इसके अंदर 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं जो को सन को 24/7 ऑब्जर्व करेंगे, और इसमें कुछ 3 इन सीटू आप कह लो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, पेलोड्स भी हैं, जो इसके आसपास के स्पेस की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब हार्ट बीट की तरह अगर आप देखो दोस्तों, तो जो सोलर एक्टिविटी है ना, उसको एक और पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे ऑब्जर्व किया जाता है, वो होते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट सन की सरफेस पे कूलर रीजन्स होते हैं, और ये कूलर रीजन्स और हॉटर रीजन्स सन की सरफेस पे एक साइकिल ऑफ 11 ईयर्स में काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जब सन एक्टिव होता है तो जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स होते हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं। जब सन बिल्कुल अपने मिनिमम पे होता है तो जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स हैं वो 0 पे होते हैं। अनाम परम्बू राम प्रकाश के हिसाब से, जो कि पुणे बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में काम कर रहे हैं, इनका यह बोलना है कि डिस्पाइट द वेरिएशन इन सोलर एक्टिविटी, द एमिशन इन विजिबल एंड लॉन्ग वेवलेंथ इज नियरली स्टडी। ठीक है ना, भले ही सोलर एक्टिविटी में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एमिशन है विजिबल और लॉन्ग वेवलेंथ में, ये स्टडी है। जो भी हम चेंजेस सोलर रेडिएशन में ऑब्जर्व करते हैं, लगभग 80% अल्ट्रावायलेट रेंज में होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस को जो हमारी ओजोन लेयर है वो वैसे भी वापस फेंक देती है। बट एक बात तो क्लियर है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट करते हैं। इन अल्ट्रावायलेट रेस की जो एनर्जी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को इंपैक्ट करती है, उसके टेम्परेचर को और बाकी पैरामीटर्स को इंपैक्ट करती है। तो अर्थ को स्टडी करके L1 यहां पे ये पता करने की कोशिश करेगा कि जिस इंटेंसिटी के साथ जिस समय पे सन जितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ की तरफ फेंक रहा है, वो अर्थ के
वेदर पे कितनी क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी लेके आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। यहां पे एक पेलोड है सोलर अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसको डेवलप किया गया इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इन क्लोज कोलैबोरेशन विद इसरो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया, मोहनपुर एंड मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ये ऑब्जर्व करेगा उन अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन को जो कि सन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग जोन से निकल के आ रही है। इसके ऊपर जो इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है ना, ये डिटेक्ट करेगा किसी भी प्रकार के सडन अपीयरेंसेस ऑफ ब्राइट स्पॉट्स को, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स हो गए। सोलर फ्लेयर्स एक सडन बर्स्ट है हाई एनर्जी विजिबल लाइट का, यूवी रेस का, एक्स रेस का, गामा रेस का। तो ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, ये ट्रिगर करेगा रैपिड इमेजिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स को, और इससे हमको एक 3D टोमोग्राफिक व्यू मिलेगा सन का। इस पर्टिकुलर सिस्टम को प्लेस में रख के अलग अलग सन के एटमॉस्फेयर के लेयर्स में क्या है, इसकी इमेजिंग यहां पे करने की कोशिश की जाएगी। और इस पर्टिकुलर डाटा को कंबाइन किया जाएगा उस डाटा से जो मिलेगा हमको सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स के द्वारा, और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हिलियोस के द्वारा, जिसको इसरो बेंगलुरु ने बनाया है बेस्ड UR सैटेलाइट सेंटर ने। तो बेसिकली इन सारे पेलोड्स को यहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है सोलर कोरोना के और सोलर के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को स्टडी करने के लिए। तो ऑब्जर्व किया जा रहा सन को यहां पे SIUT से, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइमेट वेरिएशन ऑन अर्थ की। अर्थ का क्लाइमेट डेफिनेटली बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग रियल है। इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सन के ये जो फ्लेयर्स हैं, सन के जो सन स्पॉट्स हैं, ये किस प्रकार से किस समय पे कितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भेजेंगे, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस हद तक ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को अर्थ पे ड्राइव करेगा, इसको यहां पे चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ सन स्नीज भी करता है। कभी कभी क्या होता है ना, स्नीज होता है ना, छींक देता है इंसान, तो सन कभी कभी छींकता है। जब वो छींकता है ना, तो एक टंग ऑफ फायर की तरह छींकता है, एक चंक ऑफ कोरोना इंटरप्लेनेटरी स्पेस में फेंका जाता है। इसको आप कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हो। इस कोरोनल मास इजेक्शन में बिलियंस टन्स ऑफ एनर्जेटिक प्लाज्मा को सोलर मैग्नेटिक फील्ड से निकाल के फेंका जाता है चारों तरफ, और ये फेंका जाता है 250 किलोमीटर पर सेकंड से 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे। और ये अर्थ की तरफ नहीं, हर तरफ जाता है, लेकिन ये अर्थ की तरफ भी जाता है। वो अलग बात है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर सोलर प्लाज्मा को, कोरोनल मास इजेक्शन को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देता है। खास बात दोस्तों ये है कि सन जब चमक रहा होता है ना, तो इसका जो कोरोना है ना, वो आपको विजिबल नहीं होगा। हालांकि अगर सोलर एक्लिप्स आ रखा है और उस समय पे अगर कोरोनल मास इजेक्शन होता है, तो वो फिर आपको विजिबल होगा। सोलर फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि भाई वो आर्टिफिशियल एक्लिप्सेस कर लेते हैं सोलर टेलीस्कोप में, और उसके बेसिस पे जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। लेकिन इनर कोरोना को आज तक कोई भी स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पाया है, कोई सन के इतना पास नहीं पहुंच पाया है। तो हम लोग अभी के जो टेलीस्कोप है उससे 1.1 सोलर रेडियाई, उससे बड़े को देख सकते हैं, उससे कम को नहीं देख सकते। तो 1.1 सोलर रेडियाई के अंदर से कोरोनल मास इजेक्शन का एक्सेलरेशन कैसा होता है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंसाइट नहीं है। तो यहां पे जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ लगा हुआ है ना, जो कि बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है इसरो के साथ मिलके, ये 1.05 सोलर रेडियाई तक के रीजन को देख लेगा, जिस रीजन को आज तक कोई स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पा रहा है। और इसके बेसिस पे कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। इसलिए भी यहां पे आदित्य L1 की इंपॉर्टेंस जाती है। समझ गए? अब सनलाइट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इलेक्ट्रोवायलेट रेज हो गई। सन जो है ना, कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स को इंटरप्लेनेटरी स्पेस में फेंकता है। इसको सोलर विंड भी बोलते हैं। इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ये सोलर विंड लगातार अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ लड़ती रहती है। और ये जब डिफ्लेक्ट होकर हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाती है, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दम पे, तो वहां पे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस आपको दिखते हैं, जिसको आप नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हो। तो ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल है ना सोलर विंड्स के, ये वीक मैग्नेटिक रीजन ऑफ अर्थ से टकरा के नॉर्थ और साउथ पोल में डेजलिंग डिस्प्ले करते हैं ऑरोरास का। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, जो वॉयलेंट इरप्शंस हैं जैसे कि सोलर फ्लेयर्स और CME कोरोनल मास इजेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग विंड और सोलर स्टॉर्म को ट्रिगर करते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म तब आता है जब सोलर स्टॉर्म बैश करे मैग्नेटिक फील्ड्स को, और ब्यूटीफुल ऑरोरास हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल पे GPS और शॉर्ट वेव जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो इन पर्टिकुलर सोलर फ्लेयर्स के डिफेक्शन की वजह से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं हमारे पोल वगैरह के आसपास के इलाके में। ठीक है भाई, तो ये सब बातें बताई जा रही हैं।
जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सन की, उनकी एनर्जी से अपर एटमॉस्फेयर हीट होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, एक्स्ट्रा ड्रैग पड़ता है सैटेलाइट्स के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में, वगैरह वगैरह। जो चेंजेस हैं सोलर विंड की डेंसिटी में, स्पीड में, डायरेक्शन में, इसके बेसिस पे स्पेस वेदर डिपेंड करता है। जो सोलर स्टॉर्म्स हैं ये इंक्लीमेंट स्पेस वेदर लेके आते हैं। आदित्य L1 फंक्शन करता है एज अ स्पेस वेदर स्टेशन, ठीक है ना। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको डेवलप किया गया स्पेक्स को इसरो के अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, और जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज है फॉर आदित्य पापा के द्वारा, इसको डेवलप किया गया तिरुवनंतपुरम बेस्ड विक्रम साराभाई सेंटर, और एक जो एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जिसको डेवलप किया गया बेंगलुरु बेस्ड इसरो लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स के द्वारा, ये कांस्टेंट वॉच रखेंगे स्पेस वेदर के ऊपर जो आदित्य L1 के पास है। जो आदित्य L1 के पास जो स्पेस वेदर है उसको देखने के लिए 3 इन सीटू पेलोड्स हैं, तो वो 3 इन सीटू पेलोड्स यही हैं। एक हो गया आपका एस्पेक्स, एक हो गया आपका पापा, एक हो गया आपका ट्राई एक्शियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नियर अर्थ जो एनवायरन है हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट से बढ़ा हुआ है, और अगर स्पेस वेदर के ऊपर इंपैक्ट आता है तो इन सैटेलाइट्स के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। तो आदित्य L1 लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आप कह लो स्पेस वेदर के बेसिस पे सैटेलाइट्स के प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसरो अपने खुद के 50,000 करोड़ के एसेट्स को स्पेस में रख चुका है। तो कल की डेट में कोई सोलर फ्लेयर आए, कोई कोरोनल मास इजेक्शन आए और हमारे सैटेलाइट्स को तबाह कर ले जाए, तो उसके से वार्न करने के लिए पहले से आदित्य L1 हमने प्लेस कर रखा है, ताकि ओवरऑल सैटेलाइट्स को हम सेफ जोन में पहुंचा सकें। तो आदित्य L1 के ऊपर दोस्तों मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आर्टिकल डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए आ जाते हैं, हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे लेसाइट को, फ्रेंच प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। देखिए, रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग अबाया वुड बी बैंड इन स्ट्रीट एंड स्कूल्स। ये फ्रांस का जो लेसाइट प्रिंसिपल है ना, जिसको आप फ्रेंच आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म बोलते हो, इसके अगेंस्ट जाता है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने यह बोला है कि जब भी आप किसी क्लासरूम के अंदर एंट्री मारो, आपको देख के, आपकी ड्रेसिंग को देख के कोई ये ना पता कर पाए कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हो। यही है रियल सेक्युलरिज्म, और यही चीज असर्ट करता है लेसाइट। मतलब किसी भी प्रकार के रिलीजियस गेस्चर को इस पर्टिकुलर साइड के अंदर एक प्रकार से यहां पे बैन सा किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर मूव का भयंकर क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि यहाँ पे टीनेजर की क्लॉथिंग के ऊपर पुलिसिंग की जाएगी, क्योंकि अब क्या है, फ्रांस के अंदर जो स्कूल्स है ना, उन स्कूल्स में कोई प्रॉपर स्कूल ड्रेस नहीं है। इंडिया के अंदर के स्कूलों में स्कूल ड्रेस होती है, फ्रांस के स्कूलों में स्कूल ड्रेस नहीं है। तो स्कूल ड्रेस की बजाय अगर नॉर्मल बच्चा ड्रेस पहन के आ रहा है, तो अबया को भी अब यहाँ पे आप एक रिलीजियस ड्रेस में क्लासीफाई कर रहे हो, और यहाँ पे लेसाइट को एक टूल ऑफ ऑपरेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि एसिलेशन। क्योंकि लेसाइट मतलब सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब ओवरऑल सोसाइटी के अलग अलग तबके को मिला के चलना, और यहाँ पे लेसाइट के दम पे ओवरऑल एक पर्टिकुलर तबके से एसोसिएटेड ड्रेसिंग को आप बैन कर रहे हो। देखिए 19th सेंचुरी में लेसाइट एक कॉम्प्लिकेटेड और पॉलिटिकल चार्ज टर्म था। यहाँ पे बेसिकली स्टेट और चर्च को सेपरेट करने की बात की थी। रिलीजियस वैल्यूज का पब्लिक स्फीयर से कोई लेना देना नहीं होगा, पब्लिक स्फीयर में केवल सेक्युलर वैल्यूज जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी चलेंगी। पहले चर्च का काफी इंटरफेरेंस होता था सरकार की फंक्शनिंग में। इसी चर्च के इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए, रिलीजन के इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए लेसाइट के प्रिंसिपल को लेके आया गया था। तो लेसाइट के अंदर प्योर सेक्युलरिज्म पे फोकस करने की बात हो रही थी, और रिलीजन के लिए लेसाइट के प्रिंसिपल में क्या बोला गया कि ये प्राइवेट स्फीयर की चीज है, पब्लिक स्फीयर में रिलीजन किसी भी प्रकार से नहीं दिखना चाहिए। तो लेसाइट बेसिकली प्रोडक्ट है ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ एंटी क्लेरिकल रिपब्लिकन्स अगेंस्ट द पावर ऑफ कैथोलिक चर्च। तो जो एंटी क्लेरिकल रिपब्लिकन्स थे, जो क्लर्जी के अपोजिट थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च से लड़के लेसाइट का प्रिंसिपल लेके आए। और लेसाइट का प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट बेडरॉक आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के समय पे, जब लॉ आया 1905 का, थर्ड रिपब्लिक का, तब भी स्टेट रन सेक्युलर स्कूल्स पब्लिश किए गए थे। लॉ ऑफ 1995 गारंटी करता था फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। आज की डेट में अगर आप देखो तो भले ही कैथोलिक फंडेड स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं फ्रांस में, लेकिन बहुत सारे बच्चे सेक्युलर पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा करते हैं, जहां पे लेसाइट का प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हो रहा हो, जहां पे किसी भी प्रकार की रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा रही है, जहां पे किसी भी प्रकार की रिलीजियस ड्रेसिंग को अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से 20वीं शताब्दी में लेसाइट को एक प्रॉब्लमैटिक फैक्टर नहीं माना गया, क्योंकि फ्रांस में ज्यादातर क्रिश्चियंस ही रह रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम होनी शुरू हुई 1950s 1960s में कोलोनाइजेशन के समय पे, और पोस्ट कोलोनाइजेशन जिन कंट्रीज के ऊपर फ्रांस ने कब्जा किया, वहां से बड़ी तादाद में उठ के लोग फ्रांस के अंदर आके सेटल हुए। और ये जो इमिग्रेंट्स थे प्रिडोमिनेटली मुस्लिम कंट्रीज से आए,
जैसे तुनिसिया, मोरक्को और अल्जीरिया। अब इससे डेमोग्राफिक बदले, धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का नंबर फ्रांस के अंदर बदला। और उसके बाद ये जो फ्रांस का लसैट नाम का प्रिंसिपल है, वो नई धार्मिक आइडियोलॉजी के टक्कर में आ गया। ठीक है, 1989 में क्या हुआ था कि 3 मुस्लिम गर्ल्स ने अपने हेड स्कार्फ्स को हटाने से मना कर दिया, तो उनके स्कूल प्रिंसिपल ने इनको एक्सपेल कर दिया। बाद में जब स्कूल प्रिंसिपल से पूछा गया, तो स्कूल प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई मैं तो लसाइट के सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूं। यह हुआ था ट्रेई नाम के टाउन में, जो कि 48 किलोमीटर दूर है पेरिस से। तो भैया रिलीजियस डिफरेंसेस स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होते। स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि अपने रिलीजन को पोर्ट्रे करने या फिर अपने आप को रिलीजियस के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके बाद अगर आप देखो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के अंदर बोला कि जो हेड स्कार्फ है, इट वाज नॉट इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल ऑफ लसैट। मतलब आप हेड स्कार्फ पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों, जो इंटरनल स्ट्राइफ है वो फ्रांस के अंदर बढ़ता रहा। 9/11 अटैक हुए, ठीक है ना। फिर अगर आप देखो तो चार्ली हेब्डो की शूटिंग हुई, जर्नलिस्ट की। एक पर्टिकुलर प्रोफेसर को प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फोटो दिखाने की वजह से उसकी गर्दन उड़ा दी गई। कहां पे? फ्रांस के अंदर। तो इन सब चीजों के चलते फ्रांस की सोसाइटी में गुस्सा, एक रोष बढ़ता रहा। और वो रोष आज की डेट में माइनॉरिटीज वर्सेस मेजॉरिटी के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखो तो स्टासी कमीशन जो बनाया गया था, इसने ये बोला था कि रिफ्लेक्ट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लेसैट। फ्रांस ने 2004 में एक लॉ पास किया, और उस लॉ में बोला कि किसी भी प्रकार की ऑस्टेंटेशियस ड्रेसिंग को हम स्कूलों में अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई कैथोलिक क्रॉस पहन के आ रहा है, या फिर जूइश किप्पा पहन के आ रहा है, या फिर मुस्लिम हेडस्कार्फ पहन के आ रहा है, ये बैन होगा। मतलब हर रिलीजन के लिए फ्रांस ने प्रॉपर तरीके से कानून पास करके बोला कि रिलीजियस ड्रेसिंग फ्रांस के स्कूलों में अलाउ नहीं की जाएगी। क्योंकि पहले अगर आप देखो तो 1989 में हेड स्कार्फ को एक स्कूल ने पहले ही मना किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया। लेकिन अब फ्रांस की सरकार ने स्पेसिफिकली कानून पास किया और बोला कि भाई आप रिलीजियस ड्रेसिंग नहीं पहन सकते। ये हुआ 2004 में। फिर 2011 में फ्रांस ने फेस केयरिंग व्हील्स को भी पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया। तो मुस्लिम औरतें जो पूरा अपना चेहरा ढक के चलती हैं, वो नहीं चल सकती। आपका चेहरा यहाँ पे बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। तो बेसिकली लेसाइट की अगर आप बात करो, तो लेसाइट के अंदर सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को इंप्लीमेंट किया गया। एक सिख पर्सन को भी ये बोला गया था कि आप अपनी टर्बन उतारिए फोटो वगैरह खींचने के लिए। हालांकि सिख के ऊपर ये बहुत ज्यादा नहीं बवाल हुआ, मेनली यहाँ पे बवाल हुआ था आपका मुस्लिम्स को लेकर। 2015 में एक मुस्लिम गर्ल है फ्रांस में, इसको बैन कर दिया गया क्लास में एक लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट पहनने के लिए, क्योंकि ओवरऑल रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रांस की सोसाइटी के हिसाब से डिस्क्रीट होनी चाहिए। आप अपने ड्रेसिंग में रिलीजियस प्रैक्टिस सामने लेके नहीं आ सकते। इसको लेके काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था, इसके लेके भी काफी मिलॉर्ड मिलॉर्ड हुआ था। 2020 में एक स्कूल टीचर की बीहेडिंग हो जाती है फ्रांस के अंदर। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पे एमेनुअल मैक्रोन एक कानून निकालते हैं कि होम स्कूलिंग चिल्ड्रन की नहीं होगी, और मिस्टर लीडर से बोला कि अब फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज को आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लॉन्ग गारमेंट्स थे, अबाया, इनके ऊपर तक बात अभी नहीं आई थी। लेकिन रिसेंटली आपने देखा कि फ्रांस में कितना तगड़ा बवाल हुआ है दोस्तों। एक अरब यूथ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उसको गोली मार दी गई थी, पूरा फ्रांस जल रहा था। और मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार की इवेंट्स कभी भी सोसाइटी को जोड़ते नहीं है। इस प्रकार के इवेंट्स कभी भी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी नहीं लेके आते हैं। ये सोसाइटी को और डिस्टेबलाइज कर देते हैं, सोसाइटी को और रेडिकलाइज कर देते हैं। तो ये जो फ्रांस में जलाना बवाल हुआ, उसके बाद जो फ्रांस के अंदर का राइट विंग तबका है ना, वो राइट विंग तबका अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। उसके प्रेशर के चलते भी यहाँ पे अबाया भी बैन कर दिया गया। और बहुत सारे तबकों का ये बोलना है कि भाई अबाया को तो बस और लिसाइट को तो बस एज अ टूल यूज किया जा रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। लेकिन फ्रांस बोल रहा है कि फ्रांस के अंदर रहना है तो फ्रेंच सेक्युलरिज्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ के बात को? तो अब ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे हो रही हैं। लेसाइट प्रिंसिपल के बारे में आई होप आपको पता चल गया हो। इस प्रकार की न्यूज थोड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं, बट ठीक है, और थोड़ी जजमेंट वाली होती है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान अपने खुद के पॉलिटिकल और रिलीजियस फेथ के हिसाब से इन सारी न्यूज को समझता है, पढ़ता है। वो कभी भी एक न्यूट्रल माइंडसेट से नहीं सोचता। सोचना देखिए मुश्किल भी होता है। हम और आप भी इंसान ही है, कोई बहुत भगवान ऊपर से बन के नहीं उग रहे हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? भद्र भाषा में अगर आप चाहें तो नीचे लिख के बता सकते हैं। तो भाई विक्रम लैंडर ने यहाँ पे हॉप किया है, और हॉप करने के बाद वो स्लीप पे गया। देखिए, प्रज्ञान रोवर भी स्लीप पे जा रहा है, विक्रम लैंडर भी स्लीप पे जा रहा है। रीजन बीइंग, एक लूनर डे ऑलमोस्ट यहाँ पे बीत चुका है, 14 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, और अब यहाँ पे लूनर नाइट शुरू होने वाली है। 14 दिन तक फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाएंगे, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो विक्रम भी यहाँ पे स्लीप पे लगा दिया गया है।
प्रज्ञान भी यहाँ पे स्लीप पे लगा दिया गया है, बस इनके रिसीवर्स को यहाँ पे ऑन किया गया है। इसरो का ये कहना है कि हो सकता है कि प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए, हो सकता है विक्रम की बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए, और अगर ये बैटरीज ड्रेन हो गई तो लूनर डे आने के बाद ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट शायद रिस्पॉन्ड कर जाए, इसलिए इनके रिसीवर को यहाँ पे ऑन रखा गया। ठीक है, अब बेसिकली यहां पे बात हो रही है एक लूनर हॉप की। विक्रम लैंडर ने यहां पे एक लूनर हॉप एक्सपेरिमेंट किया है। इसके पर्टिकुलर इंजन को यहां पे एक्टिवेट करके इस लूनर को हवा में 30 से 40 सेंटीमीटर उठाया गया। 40 सेंटीमीटर हवा में उठाया गया और उसको फिर थोड़ा सा खिसका के 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। जी हां, इसरो ने अपने कमांड सेंटर से इस विक्रम लैंडर को आदेश दिया कि तुम हवा में उड़ो, तो ये 40 सेंटीमीटर हवा में उड़ा और 30 से 40 सेंटीमीटर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके साइड में बैठ गया। तो ये बेसिकली एक लूनर हॉप एक्सपेरिमेंट था, और ये लूनर हॉप एक्सपेरिमेंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ना सबसे पहला लूनर हॉप चंद्रमा की धरती पर हॉप हुआ था नासा के सर्वेयर 6 का। नासा के सर्वेयर 6 ने 17 नवंबर 1967 में ये लूनर हॉप किया था, और ये पहला स्पेसक्राफ्ट हुआ था किसी सेलेस्टियल बॉडी से लिफ्ट ऑफ करने वाला। ये 2.5 सेकंड्स के लिए जो नासा सर्वेयर 6 के 3 मेन लिक्विड प्रोपल्शन थ्रस्टर से इनको ऑन किया गया था, और ये 8 फीट की ऊंचाई तक गया था और फिर ये वापस आ गया था। अब उसके बाद तो नासा ने बिल्कुल क्वांटम लीप किया दोस्तों। अपोलो 11 मिशन में, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, वो पर्टिकुलर लैंडर तो मून की धरती पर लेके गया और मून की धरती से वापस लेके आया स्पेसक्राफ्ट पे, जो कि लून के ऑर्बिट में घूम रहा था। तो अपोलो 11 में तो नासा ने सारी हदें पार कर दी, लैंडर को लैंड भी करवाया एस्ट्रोनॉट्स के साथ, और फिर वही लैंडर एस्ट्रोनॉट्स को उड़ा के ले भी गया। तो 1969 में अपोलो 11 इतना ताकतवर हो चुका था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को वापस भी ले गया स्पेसक्राफ्ट में। हम तो यहाँ पे बस विक्रम लैंडर को 40 सेंटीमीटर हवा में उठा के बड़ा खुश हो रहे हैं और साइड में रख के। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी हम नासा वगैरह की टेक्नोलॉजी से कितना दूर है। बट डेफिनेटली ये लूनर हॉप का एक्सपेरिमेंट हमें एक प्रॉमिस देता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दम पे आगे आने वाले समय में हम कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि हम भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून की धरती पर भेजें और फिर उनको हम वापस भी लेके आए। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। टेलीकॉम फर्म सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डिवाइडेड ओवर सिलेक्टिव बैन्स ऑन ऐप। देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ यहाँ पे भिड़ रहे हैं। ट्राई ने यहाँ पे एक प्रपोजल दिया है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पे एक प्रपोजल दिया है कि किसी पर्टिकुलर इलाके में अगर बवाल हुआ है, तो केओस है, दंगे छिड़े हुए हैं, या फिर मणिपुर जैसा वायलेंस हो रहा है, तो पूरा इंटरनेट शटडाउन करने से अच्छा है कि आप कुछ सिलेक्टिव एप्स को बैन कर दो, जैसे व्हाट्सएप जैसी एप्स को बैन कर दो जिसपे मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। तो जब इस प्रकार का ओवरऑल एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिलीज किया गया, उसके बाद अलग अलग प्लेयर्स का अलग अलग बोलना है। जो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये अपना अलग वही राग अलाप रहा है, जिसमें आइडिया, एयरटेल वगैरह, इनका एक बोलना है कि भाई जिस प्रकार से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है अपने धंधे को इंडिया के अंदर चलाने के लिए, टेलीकॉम बिजनेस को, उसी प्रकार से व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम जैसे ऐप को भी लाइसेंस लेना चाहिए। ये बिना लाइसेंस के हमारा डाटा इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये गलत है, इनका ये बोलना है। रिलायंस जियो के जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने तो अपने सबमिशन में बोल दिया कि भाई बिल्कुल सरकार का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वो सही है, अगर सरकार सेलेक्टिव बैन करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप जिस पर्टिकुलर लोकेशन में चल रहा है वो जियो लोकेशन को तो टैब करता ही है। तो व्हाट्सएप के सर्वर्स को पता है, जैसे मैं मान लीजिए व्हाट्सएप को बंबई में इस्तेमाल कर रहा हूँ, पवई इलाके में, तो भाई जी ये व्हाट्सएप वालों को पता है कि हर्षित द्विवेदी का ये जो व्हाट्सएप है वो मुंबई के पवई इलाके में एक्टिव है। तो पवई वगैरह के इलाके में व्हाट्सएप की सर्विसेज को व्हाट्सएप बंद कर सकता है अपने इंटरनल सर्वर्स के थ्रू। तो डेफिनेटली सेलेक्टिव बैनिंग ऑफ ऐप यहां पे हो सकता है। सरकार यहां पे एक आदेश पारित करेगी व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे अपने ग्रुप्स अपने ओवरऑल सर्विसेज को कम कर देंगे। व्हाट्सएप जब से सीधे सवाल पूछा गया, उन्होंने यहां पे बताया नहीं। अब कुछ लोग यहां पे बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार की बैनिंग नहीं होनी चाहिए इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पे, ये बेसिकली ब्लॉकिंग ऑफ रीजन हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इन सब चीजों में अलग अलग लोग यहाँ पे अलग अलग बोल रहे हैं। ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्मर, जिसका बेटा मेंबर ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर्स आर लाइकली टू बी मोर मोटिवेटेड टू फाइंड वर्क अराउंड्स ऑफ द इंपोजिशन ऑफ सेलेक्टिव बैन्स ऑन ओटीटी सर्विसेज और वेबसाइट्स एंड दैट सेलेक्टिव बैन्स मे नॉट पास मस्टर लीगली। मतलब यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड इंडिया फॉरम है ये क्या बोल रहा है कि पहली बात तो ये जो आपका बैन करने का तरीका है सिलेक्टिव बैन, ये जब जुडिशरी में चैलेंज होगा तो सरकार के इस बैन को गलत माना जाएगा। दूसरा,
कई बार क्या होता है, तो मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हो, आपने नेटफ्लिक्स का एंटाइटलमेंट इंडिया के अंदर लिया, आप यूएस में गए तो यूएस के अंदर नेटफ्लिक्स का एंटाइटलमेंट नहीं चलेगा। लोग क्या करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी लोकेशन को हाइड कर लेते हैं और कहीं से भी नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके की चीजें व्हाट्सएप में भी होंगी। व्हाट्सएप की जियो लोकेशन के बैनिंग फीचर्स को यूजर्स स्किप कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, और तब भी व्हाट्सएप और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सेलेक्टिव लोकेशन वाइज बैनिंग है, ये भी काम नहीं करेगी। तो आज का लेक्चर आई होप आपको पसंद आया दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चाहे तो आप ओवरऑल मेरे कोर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज को कोर्स को इंस्टॉल करने में फायदा है दोस्तों, क्योंकि आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है। इतना डिस्काउंट अभी के लिए मिला नहीं है, और ओवरऑल कोर्सेज को अलग अलग लेने में नुकसान है। एथिक्स फॉर एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज को मैंने लॉन्च जरूर कर दिया है, बट मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा मेंटरशिप कोर्स लें, आपको सस्ता पड़ेगा। थैंक यू।